सर आवाज नहीं आ रही, माइक बंद है। कौन आ रही है आवाज? चलो, okay students, so this is our next topic which is mathematical formulation for spherical mirrors. okay, ਹੁਣ अब spherical mirrors में हमारे पास images कैसी बनती हैं, कौन कौन से रूल्स होते हैं, कैसे रे डायग्राम्स होते हैं, वो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके। लेकिन अब हमने अपनी मर्जी से बना दिया। उसके बाद मैंने आपको सफेरिकल एब्रेशंस के बारे में भी बता दिया कि सफेरिकल एब्रेशन वो होती है जिसमें आपके पास जो इमेज है वो एग्जैक्ट ना बन पाए। मतलब अगर पैरेलल रेज आपके सफेरिकल मिरर के ऊपर गई भी तो फोकस पर वो मीट कर भी सकती है और नहीं भी। मतलब सफेरिकल मिरर में तो एक्चुअली नहीं करेंगी, वो पैराबोलिक में करेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यार ये एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन विद इन द एम्बिट ऑफ असम्पशंस। असम्पशंस के बीच में सारी गेम चल रही है। तो अगर ऐसा है तो मैंने आपको बोला कि भी यहां पर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो यहां पर इमेज बनेगी, तो इन बातों पर भी हम कैसे विश्वास कर लें? तो हमें मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस तो इनकी करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। चलो, तो अप टू 10th हमें दो फॉर्मूले यहां पर दिए जाते हैं, और वो कौन से फॉर्मूले होते हैं देखते हैं। ये आ गया तो अब कौन कौन से फॉर्मूले हैं, लेट अस सी। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो हमारे पास हम आता है दैट इज मिरर फॉर्मूला। एंड आई बिलीव आप लोगों को वो याद ही होगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बहुत ही सिंपल एक फॉर्मूला है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वाले फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको 10th में नहीं होता। आज हम इसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। नाउ नंबर 2 इज मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। बट व्हाई आर दीज फॉर्मूलाज लाइक दिस? इनको हम ऐसा क्यों बनाते हैं? दूसरी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट, इन फॉर्मूलाज में जब हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी न्यूमेरिकल में, तो वो हमेशा ही साइन कन्वेंशन के साथ में वैल्यू पुट करेंगे। तो वो साइन कन्वेंशन के साथ में क्यों करेंगे वैल्यू पुट, आज हम उसका भी आंसर देखने वाले हैं। तो चलो जी, स्टार्ट करते हैं हम मिरर फॉर्मूला से हमारे। तो मिरर फॉर्मूला कैन बी ड्रिवन, ये वाले फॉर्मूला को हम ड्राइव कर सकते हैं बाय यूजिंग एनी मिरर, कनकेव और कन्वेक्स। और कोई भी हमारे पास अगर इमेज का डायग्राम होगा, रियल इमेज हो या वर्चुअल इमेज हो, तो भी हम उन पे अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं एक पर्टिकुलर केस लेने वाला हूँ दैट द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। तो मैं पहले ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी की इमेज को हम यहाँ से उठा लाते हैं। तो ये रहा, ठीक है। और दिस इज अवर फर्स्ट, नहीं ये वाली, दिस इज द डायग्राम दैट वी आर गोइंग टू टेक। ठीक है, ओके। अब ये मेरे पास आ गया, ठीक है, एक सर्टेन केस। ओके, तो सो नाउ लेट अस नेम ऑल दीज थिंग्स, और फिर हम नेमिंग करते हैं। सी एंड एफ हमारे पास किया ही हुआ है। लेट अस से दैट दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। तो वी विल कॉल दिस पॉइंट ए डैश, दिस पॉइंट एज बी डैश। बी डैश ए डैश उसकी इमेज होगी, ए पॉइंट की भी और बी पॉइंट की भी, ठीक है। दोनों इमेजेस हमारे पास बन गई, तो ये डायग्राम बन गया। और अब इसमें देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ रे जो मैं यहाँ पर अब ड्रॉ करने वाला हूँ बेटा। जो फोर्थ काइंड ऑफ रे थी ना, फोर्थ टाइप हमने किया था वो वाला, जैसे यहाँ से गया ये यहाँ पर पोल पे, और पोल से जब भी ये जाएगी तो ये यहाँ से होती हुई, यहाँ से पार होती हुई यहाँ से निकलेगी, एंड देयर विल बी एन इमेज दैट विल बी क्रिएटेड हियर। चलो, तो ये एक मेरी थर्ड रे है जो मैंने यहाँ से ली। तो अब यहाँ पर मैं कुछ ट्रायंगल्स लेने वाला हूँ। चलो जी, स्टार्ट करते हैं।
So to derive the mirror formula in triangle, let us say ABC and triangle A dash B dash C, ये दोनों ट्रायंगल्स को देखो। कौन कौन से ट्रायंगल है बेटा? ये वाला ट्रायंगल है, चलो मैं एक बार आपको यहीं पे बना दिखाता हूँ, ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल्स हैं। दैट्स अ सेपरेट केस, मैं इनको रब भी करूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं। अब ये दोनों के दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले तो मेरे पास एंगल सी जो है इन दोनों ट्रायंगल का आ रहा है, जिसको मैं बोलता हूँ ए बी सी इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू द एंगल ऑफ ए डैश बी डैश सी, सॉरी ए सी बी ए डैश सी बी डैश, ये दोनों आ रहे हैं। तो इनको मैं लिख सकता हूं कि अपोजिट एंगल्स। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद हम देखते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, दे बोथ आर 90 डिग्री। एंड नाउ व्हाट इज द थर्ड कंडीशन? चलो दो कंडीशन हो गई दोनों के एंगल की। सो बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल, बेसिकली ये ट्रिपल ए होता है, दो एंगल सेम है तो थर्ड एंगल अपने आप ही सेम हो गया, 180 डिग्री माइनस द सम ऑफ द अदर टू। तो सो बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल कह लो, डबल ए सिमिलैरिटी रूल कह लो, एक ही बात है। ठीक है, सो बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल triangle ABC is similar to the triangle A dash B dash C, दोनों का ये सिमिलैरिटी ट्रायंगल आ गए। सो वी नो कि अगर हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, द रेशियो ऑफ देयर साइड्स इज इक्वल। दस इनकी रेशियो हम फाइंड करेंगे A डैश B डैश डिवाइडेड बाय AB, सो दिस विल बी इक्वल टू A डैश B डैश ना, तो CB डैश डिवाइडेड बाय BC। देखो आप बेटा, ये वाला ट्रायंगल देख सकते हो, मैंने यहाँ पर ये वाली हाइट ले ली और ये नीचे वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको देख लिया, दोनों को मैंने उनकी रेशियोज में ले लिया। ठीक है, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, आई कैन टेक देम इन रेशियो। तो ये मेरा तो सिर्फ 10th का थ्योरेटिकल पार्ट है मैथ्स का, सिंपल चीज मैंने यहाँ पर लगा दी। तो दिस इज लेट अस से नंबर 1। नाउ considering two more triangles, triangle ABP and triangle A dash B dash P। तो अब कौन कौन सा ट्रायंगल है? ये वाला ट्रायंगल A B और P, तो ये वॉयलेट कलर वाला जो मेरे पास बन गया, ये वाला। ठीक है, और एक हमारे पास ये नीचे वाला A डैश B डैश P। तो ये दोनों के ट्रायंगल्स मैं देखने वाला हूँ, और यहाँ पर वॉयलेट कलर में मैं दो एंगल दिखाऊंगा बेटा, ये वाला I और ये वाला R। सो दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल टू ईच अदर, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, ये पोल्स वाली कंडीशन थी मेरे पास, तो ये वाले दोनों एंगल इक्वल हो गए, और बी एंगल जो आपके पास 90 डिग्री हो गया, ये वाला भी सिमिलर हो गया। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, also angle B is equal to angle B dash। So by triple A similarity rule again, ठीक है, triangle ABP and triangle A dash B dash P are similar। ठीक है, ये दोनों के दोनों हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ हो गए। तो इनको भी मैं रेशियोज ले लेता हूँ, और इनमें भी मेरे पास हाइट सेम है, तो मैं लेता हूँ A डैश B डैश डिवाइडेड बाय AB, और ये लेता हूँ हॉरिजॉन्टल, दैट विल बी इक्वल टू B डैश P डिवाइडेड बाय BP। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 A dash B dash by AP should be equal to B dash P and this should be equal to BP। तो इसको मैंने लिख दिया 2। तो अब ये दोनों को अगर मैं 1 and 2 को कंपेयर करूंगा, बोथ साइड्स आर कमिंग आउट टू बी इक्वल, so this is equal to this। From 1 and 2
we get CB dash divided by PC is equal to P dash P डिवाइडेड बाय बीपी। देखो अभी तक मैंने साइन कन्वेंशंस को यूज नहीं किया, यहां तक मैं इसमें पॉइंट आउट कर देता हूं, नो साइन कन्वेंशंस आर यूज्ड टिल नाउ। तो अभी तक हमने यहाँ पर कोई भी साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया। अब जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो विद साइन कन्वेंशन हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। देखते हैं सीबी डैश। तो सबसे पहले सीबी डैश को देखो, ये वाले डायग्राम को अब मैं ऐसा करता हूं, यहाँ पर नीचे ले आते हैं, इट विल बी इजियर फॉर अस टू डील विद इट। चलो अब देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखो कि सीबी डैश ये रहा, ठीक है। तो सीबी डैश को मैं लिख सकता हूं सीपी माइनस बी डैश पी, सीबी डैश इज इक्वल टू सीपी माइनस बी डैश सी, बी सीपी माइनस सीबी डैश, तो ये आ गया बी डैश। सीपी माइनस, यार क्या हो गया, सीपी माइनस बी डैश बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय नाउ बीसी। तो बीसी को मैं लिख सकता हूं, बीसी को बीपी, बीपी माइनस सीपी, ठीक है, बीपी माइनस सीपी ये चीज होगी, एंड दिस विल बी इक्वल टू बी डैश पी डिवाइडेड बाय बीपी। अब मैं यहां पर वैल्यूज पुट करने वाला हूं नाउ विद साइन कन्वेंशन। आप देखो कि बी डैश पी मेरे पास किसके बराबर आ रहा है, बी डैश पी। तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया फ्रॉम वी पोल, सो दैट कैन बी टेकन एज वी, तो मैं इसको लिखूंगा माइनस वी। तो यहाँ पर मैंने साइन कन्वेंशन के साथ में वैल्यू पुट करनी है माइनस वी। बीपी, तो बीपी क्या आ जाएगा मेरे पास, बीपी आ जाएगा ये रहा बी और ये रहा पी, तो दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, सो दैट कैन बी टेकन एज माइनस यू। नेगेटिव क्यों लेंगे, साइन कन्वेंशन मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं कि साइन कन्वेंशन कैसे लेना है। तो ये हो गया आपके पास माइनस यू। इसके बाद तो बी डैश पी और बीपी हो चुका, तो सीपी आप देख लो। नाउ व्हाट इज सीपी, तो सीपी ये रहा सी और ये रहा पी, तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस है, तो ये हो गया रेडियस, तो इसको भी मैंने माइनस ले लिया, दिस इज कमिंग आउट टू बी माइनस आर। अब ये विद साइन कन्वेंशन मैं इन सब चीजों के अंदर वैल्यू पुट करने वाला हूं, लेट अस सी। नाउ सीपी इज माइनस आर माइनस बी डैश बी को मैंने लिख दिया माइनस वी डिवाइडेड बाय बीपी, बीपी इज माइनस यू minus of minus r is equal to b dash p that is minus v divided by bp that is minus u। ये दोनों कैंसिल हो गए, मेरे पास आ गया v डिवाइडेड बाय u। ओके, अब देखते हैं, अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, दैट्स इट। तो ठीक से सॉल्व कर लें, बस इतना ही है, v माइनस आर डिवाइडेड बाय r माइनस यू इज इक्वल टू v बाय u। अब इनको मैं लिख लेता हूं v माइनस आर डिवाइडेड बाय v, v नीचे ले आया, और r माइनस यू डिवाइडेड बाय u। नाउ 1 माइनस आर बाय v इज इक्वल टू r बाय u माइनस 1, सो नाउ दिस विल बिकम 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास। चलो मैं r बाय v को उधर ले जाता हूं, तो r बाय v प्लस r बाय u will be equal to 2, and now r को आप अलग कर दो, तो मेरे पास आ गया 1 by v plus 1 by u is equal to 2 by r, so this can be written as 1 by f because focus f is the focal length is equal to r by 2। तो ये r by 2 की जगह पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, मेरे पास बन गया मिरर फॉर्मूला। तो यहाँ पर आ गया, सो 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u। So this is the famous mirror formula in front of us, ठीक है, मिरर फॉर्मूला।
तो इस चीज को आपने याद रखना है बेटा, डेरिवेशन को याद रखना है। अब आप देखोगे हम इसमें साइन कन्वेंशन क्यों यूज करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास हमने जब फॉर्मूला डिराइव किया ये वाला, तो साइन कन्वेंशन को यूज करके ही हमने वैल्यू पुट की। अगर आप अब दोबारा जब न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करोगे और साइन कन्वेंशन की तरह से यूज नहीं करोगे, तो ये वाला साइन कन्वेंशन तो एक बार पहले से यूज हो चुका, तो इसको इफेक्ट को हटाने के लिए मुझे साइन कन्वेंशन यूज करना ही पड़ेगा। अब आप मेरे से सवाल पूछ सकते हो कि सर फिर ये 2 बार साइन कन्वेंशन पुट करने का क्या मतलब, आप पहली बार जब हमने किया तब ये ऐसे कर लेते और फार्मूला ही उस तरह से बनता कि हमें साइन कन्वेंशन की रिक्वायरमेंट ही ना बनती। बिल्कुल सही बात है बेटा आपकी, तब भी हो सकता था, लेकिन साइन कन्वेंशन को यूज किया है तो ऐसा ही हमारे बुक्स में होता है, ऐसा ही हमारी टर्मिनोलॉजीज में है, सो दैट इज व्हाई वी आर डूइंग इट इन द सिमिलर वे, और उसी पैटर्न को हमने फॉलो किया। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली इसमें ना वेक्टर्स भी यूज होते हैं, तो अगर वेक्टर्स हमें यूज करने हो तो भी हमें इस तरह की चीजें करनी पड़ती हैं एनीवेज, तो इसलिए हमें इसमें साइन कन्वेंशन यूज करने पड़ेंगे। पहली बात तो डिसाइड कर लिया गया कि साइन कन्वेंशंस विल बी यूज्ड एंड द फॉर्मूला वाज ड्रिवन by using sign convention, that is why when we will substitute the values we have to use the sign convention again। तो ये है आपके पास सिस्टम, तो ये बन गया आपका मिरर फार्मूला। बेटा इसमें कोई डाउट है किसी को तो मुझे बता सकते हो आप। दिस इज द मिरर फार्मूला, एनीथिंग दैट यू पीपल वांट टू आस्क, यस प्लीज। नथिंग? नो सर। चलो तो इसके आगे चलते हैं, और इसके आगे हमारे पास एक सेकंड जो मेरे पास फार्मूला बन रहा है वो बन रहा है मैग्निफिकेशन। तो अब तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि हाउ वी आर गोइंग टू सी दिस। तो मैग्निफिकेशन करनी है तो मुझे ये वाला डायग्राम फिर से चाहिए होगा। ठीक है, देखो तो अब बन गया ये। तो इसमें मैग्निफिकेशन बनाना चाहता हूं, तो मेरे पास ये वाली हाइट हो गई आपकी ए बी वाली जो है, दैट हाइट विल बी एच। वेट अ मिनट, मार्कर हैंग हो रहा है। ओके, तो ये वाली हाइट को मैंने बोल दिया एच, और ये वाली हाइट को मैं बोलूंगा एच डैश। सुनो, मैग्निफिकेशन की हमारे पास डेफिनेशन क्या है, क्या इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ image to that of the height of object। तो इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट की हमें रेशियो फाइंड करनी है, तो इसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो मैग्निफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज h डिवाइडेड बाय h डैश। नाउ अब इसमें क्या होगा, हमारे साइन कन्वेंशंस को हमने अभी से यूज करना है, तो h डैश हमें नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो वी वुड बी यूजिंग इट नेगेटिव, क्योंकि हमारा साइन कन्वेंशन यही कहता था। तो ये जो h डैश है ये हमारे पास हो गया नेगेटिव, तो माइनस h डिवाइडेड बाय h डैश, ये बन गया फॉर्मूला। अब ये वाले 2 ट्रायंगल हैं मेरे पास, ABC and A dash B dash C, because they are similar। ठीक है, तो रेशियो इनकी सेम होगी, ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश शुड बी इक्वल टू, ओके मैं ये ट्रायंगल ये वाले नहीं लूंगा, मैं ए बी पी लूंगा। तो आप इसको पी पोल पे ले जाएंगे, ठीक है ना। तो पोल पर अगर मैं लेकर जाता हूँ तो ए बी का आ जाएगा बी पी डिवाइडेड बाय बी डैश पी। सुनाओ, अब बी पी और बी डैश पी की जब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो विद साइन कन्वेंशन यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो अब मेरे पास साइन कन्वेंशन आएंगे दोनों के दोनों माइनस, तो यहाँ पर बीपी आ गया मेरे पास। वैसे यहाँ पर अगर आप साइन कन्वेंशन पुट ना भी करो तो भी चलेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हम एक बार साइन कन्वेंशन लगा चुके हैं। तो यहाँ पर आया माइनस u बाय वी, चलो एनीवेज अभी नहीं मैं लिखता हूँ
क्योंकि थोड़ा उल्टा हो गया है। तो ए डैश बी डैश जो है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू, अरे यार यहाँ पर भी मैंने गलती की है, वेट ए मिनट बेटा, कोई ध्यान नहीं दे रहा आप में से, कोई मुझे पॉइंट आउट नहीं कर रहा कि गलती होगी सर। हाइट ऑफ इमेज एच ऊपर आना था, उसका नीचे जाना था, तो एच डैश बाई एच आना था ना, है ना। तो ये आपने यहाँ पर ध्यान ही नहीं दिया और मुझे बोला भी नहीं है आप लोगों ने। चलो तो ये आ गया ए बी डिवाइड बाई ए बी डैश, तो यहाँ से मैं रेशियो निकालूंगा। सो एच डैश बाई एच, this will be substituted as u by v by u। देखो यहाँ पर एक्चुअली ना u by v हो गया। एक्चुअली प्रॉब्लम इसलिए आ रही है, यहाँ पर रेसिप्रोकल हो गया, इसलिए 100% रिलेट नहीं हो रहा। तो इसको आप 100% रिलेट करना, इसको आप उल्टा लिखने की कोशिश करो। मैं लिख देता हूँ बेटा, लो जी। तो ये बन गया मेरे पास बीपी, तो ये बीपी डैश और ये ए डैश बी डैश। अब हो गया ये उल्टा, और ये बन गया मेरे पास v बाई यू। नाउ एवरीथिंग इज राइट, v बाई यू। ठीक है, तो ये वाले v बाई यू को मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, तो इसमें जब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास ये नेगेटिव आ जाएगा। सो दिस विल कम आउट टू बी इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। ठीक है, तो ये आपके पास सारी चीज बन गई। इसमें आप साइन कन्वेंशन यूज कर ही लो, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो दैट इज वाई दिस इज कमिंग लाइक दिस। ठीक है, तो अब हमने इस फॉर्मूले में भी साइन कन्वेंशन यूज किया है, तो जिसके कारण जब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तब भी हम इसमें साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। ओके, चलो जी, तो ये आपके पास आया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने याद रखना है। ओके, चलो अब इसके आगे देखते हैं हम लेटरल मैग्निफिकेशन। नो व्हाट इज दिस लेटरल मैग्निफिकेशन? ठीक है, खैर इसको लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन भी कहते हैं इंस्टेड ऑफ लेटरल, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसा होता है कि अब देखो, अब हमारे पास इसमें ऑब्जेक्ट हमने ऐसे नहीं रखना, ठीक है। यहां पर अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो लेटा हुआ होगा, कहने का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट विल बी लाइक दिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ये मीट कर रहा है, तो दिस इज द ऑब्जेक्ट। ओके, अब ये ऑब्जेक्ट नीचे लेटा हुआ है, ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल पड़ी है बॉडी, तो अब हमें इसकी इमेज देखनी है कहाँ बनेगी। इसको हमें कैसे फाइंड करते हैं बेटा, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। ये आ गया ए और ये आ गया बी, हाउ डू वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस? तो सबसे पहले तो ए और बी की दोनों की हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। ए सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, लेकिन जो मेरे पास बी है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो उसकी इमेज कहां पर बनेगी? सी एंड एफ के बीच में बनेगी। तो मेरे पास एक आर्बिट्रेरीली चोजन मैंने यहाँ पर एक इमेज बना दी, लेट अस से दिस विल बी द इमेज। ये हमारे पास बन गया इमेज, तो ये वाला पॉइंट जो है ये ए डैश बनेगा एंड दिस पॉइंट विल बी बी डैश। सो दिस विल बी द इमेज इन लेटरल फैशन। ओके, बड़ी बार आपको क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन पेपर में कि भाई आपकी ये इमेजेस कहाँ बन रही हैं। एट दैट टाइम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड ऐसे करेंगे कि आपके पास जो ये वाला पॉइंट है, ए पॉइंट है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनेगी। बी पॉइंट की अलग से देख लो कहाँ पे इमेज बनेगी, दोनों को माइनस कर दो, u2 माइनस u1, v2 माइनस v1। कहने का मतलब ये, तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि मेरे पास इनकी लेंथ क्या बननी चाहिए।
ठीक है, तो इसके बारे में अब देखते हैं, इनकी जो मैग्निफिकेशन आती है व्हाट इज दैट। तो अब यहां पर हम लिखेंगे वी नो दैट मैग्निफिकेशन m इज गिवन बाय माइनस v बाय u। तो अब हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, और दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया तो ये मेरे पास आ गया लाइक विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे तो मैग्निफिकेशन कैन आल्सो बी रिटन एज माइनस ऑफ dv डिवाइडेड बाय du, दिस कैन आल्सो बी रिटन एंड दिस थिंग। अब यहाँ पर मैं m की जगह पे मैं क्या लिख दिया, मैंने ml लिख दिया, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू x आपका अगर थोड़ा मोटा वेरिएशन हो रहा है v का, तो उसको आप कैसे हैंडल करोगे, तो वो आपके पास बन जाता है ये, ठीक है। इसकी वैल्यूज को अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, दिस इज ml, ओके। सो हाउ आर वी गोइंग टू डू इट, वी आर नाउ गोइंग टू यूज मिरर फार्मूला, ठीक है। Now, मिरर फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर देखें 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है और माइनस v/u की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, ये आ जाएगा माइनस dv/v स्क्वायर, है ना, माइनस v स्क्वायर, यहां पर आएगा du/u स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट क्या आएगा 0, तो यहां से हमने फाइंड किया माइनस dv/u, तो माइनस dv/du विल बी रिटन एज v स्क्वायर बाय u स्क्वायर। तो अगर मैं v स्क्वायर बाय u स्क्वायर की वैल्यू देखूं तो यहाँ पर मेरे चलो नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव को अगर मैं ड्रॉप कर दूं तो मेरे पास वो m के बराबर आएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू m स्क्वायर। तो ये मेरे पास हो गया लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल अगर आपके पास कोई मैग्निफिकेशन अगर आप देखना चाहते हो बेटा, तो वो मैग्निफिकेशन इस तरह से आती है, दैट विल बी m की स्क्वायर। इज इट ओके? द कंडीशन ओनली हियर इज कि dv और du में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा इलोंगेटेड बॉडीज नहीं होनी चाहिए, थोड़ी मोटी बॉडीज अगर इलोंगेटेड है तो चलेगा, बट दे शुड नॉट बी वेरी वेरी बिग। अगर ये वेरी वेरी बिग है, मान लो आपकी जो ये इसकी थिकनेस जो है या लेंथ जो है उसको हम निगलेक्ट नहीं कर पाते, एट दैट टाइम आपको u1 v1 v2 इस तरह से आपको फाइंड करना पड़ता है। तो उस वक्त आप क्या करोगे, हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन विल बी डिफाइंड एज v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u2 माइनस u1। हाँ, इसका नेगेटिव लगाने की नेगेटिव लगा सकते हैं, नेगेटिव लगाएंगे क्यों, क्योंकि b वाला जो पॉइंट है वो इधर चला गया तो बॉडी तो इन्वर्ट तो हो ही गई ना, तो नेगेटिव आ जाएगा। सो दिस विल बी दी फॉर्मूला। अब आपका जैसे मैं a पॉइंट की बात करूं, तो a पॉइंट की बात करेंगे तो u1 इज द डिस्टेंस ऑफ द a पॉइंट फ्रॉम द मिरर, तो वो हो गया u1। इसकी जो इमेज बनेगी वो बात अलग है कि वो सेम डिस्टेंस पे बनेगी, लेकिन उसको हम बोलेंगे v1। तो हमारे इस केस में v1 इज इक्वल टू u1, दैट इज आर सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो बात अलग है। तो उनको मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगा, उस तरीके से फिर मुझे एक्चुअल लेंथ मिलेगी कि मेरी बॉडी की लेंथ क्या है और इमेज की एक्चुअल लेंथ क्या है। वो फाइंड करने के बाद मैं मैग्निफिकेशन फाइंड करूंगा, तो दैट विल बी अ बेटर वे। ये वाला जो मेथड है ऑब्जेक्टिव्स के लिए जरूरी होता है, कई बार पूछ लेते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट फार्मूला दे दिया तो आप क्या करोगे, अब आप इसको टिक कराओगे। तो बेसिकली ये है कि आपके पास इस तरह से आप फाइंड होता है। दी ओनली थिंग इज कि यहाँ पर चेंज इन लेंथ जो है dv और du का, दैट शुड बी वेरी लेस, वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक ठीक सा होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर वैसा है ओनली देन वी कैन यूज दिस फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास फार्मूला बन जाता है ml इज इक्वल टू m स्क्वायर, ml इज इक्वल टू m स्क्वायर। चलो, अब इसी के साथ एक मैग्निफिकेशन और होती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वी कैन कॉल इट सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। तो बेसिकली ये मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइंड है, देखो अब यहाँ पर हमने मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन की थी, तो हमने बोला था कि इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू दैट ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट।
तो यहां पर क्या आएगी, इट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ इमेज to that of दो नीचे चले गए, to the surface area of image। तो अब हम देखते हैं यहां पर कैसे होगा। तो लेटर से ये बन गया मेरे पास, ठीक है। ठीक है, अब देखो आप, अब इन्होंने बोला कि मैं जो ऑब्जेक्ट लगाने वाला हूं इनके फ्रंट पे, दैट इज वेरी डिफरेंट। लेट अस से दैट ऑब्जेक्ट इज हैविंग सम सर्टेन एरिया। तो एरिया है, तो वो बनेगा कुछ कैसे बनाए, मान लो मेरे पास यहां पर एक एरिया बन गया लाइक दिस, ये मेरे पास एक एरिया बन गया। अब इस एरिया की अगर मैं इमेज बनाऊंगा, तो लेटर से इसकी एरिया की ये ए है और ये बी है ब्रेड्थ, इनकी जब इमेज बनेगी तो मेरे पास इनकी एक बड़ी इमेज यहां पर बन रही है। लाइक दिस। तो ये मेरे पास अब इमेज यहाँ पे बनी, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए डैश और यहाँ पे लिख सकता हूँ बी डैश। तो आपको बताना है कि इनके एरिया में क्या फर्क आएगा। कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इसको सिर्फ सोचने पर ही हमारे पास हमें देखना पड़ेगा। मान लिया जाए अगर कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा है, लेटर से ये ऑब्जेक्ट था, अब इस ऑब्जेक्ट की सर्टेन हाइट थी, तो अब मुझे पता है कि उसकी यहाँ पर क्या इमेज बनेगी, ठीक है, उल्टी बनेगी, लेकिन उसकी मैग्निफिकेशन मुझे पता है। तो आप देख सकते हो कि भाई अगर ए है तो ए डैश अगर आपका इमेज है, चलो मैं उल्टा बोल गया हूँ, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट है आपके पास और यहाँ पर उसकी एक इमेज बनी हुई है, ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो इसकी जब इमेज बनेगी तो मैं यहाँ पर बी डैश फाइंड कर सकता हूँ। तो बी डैश विल बी मैग्निफाइड एम मल्टीप्लाई बाय बी। तो मेरे पास यहाँ पे पड़ेगा, जो मैंने पहले नॉर्मल मैग्निफिकेशन समझा था, तो उसमें मेरे पास क्या था कि जो इमेज का साइज है बी डैश विल बी इक्वल टू एम इंटू बी। एंड बी डैश विल बी एम इंटू बी। तो सिंपल बात है, मुझे अब एरिया पर क्वेश्चन करना था, तो मैंने अब इमेज का एरिया फाइंड किया। तो मेरे पास यहाँ पर आ गया, सो द मैग्निफिकेशन सरफेस will be equal to the area of the image, that is MA multiplied by MB divided by the area of the object, that is AB. So this will be equal to M square। तो आपके पास ये आ गया MS is equal to M square। तो ये आपके पास एक नया फॉर्मूला बन गया, विच इज लाइक वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो जो इसकी एरियल पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर हम मैग्निफिकेशन देखें कितनी होगी, तो वो भी M स्क्वायर ही होगी, ठीक है। तो ये आपको समझ आ ही गया होगा, इसमें कुछ है नहीं प्रॉब्लम। बेटा कुछ दिक्कत है तो पूछ सकते हो आप। इज इट ओके? चलो जी, अब इसके बाद हम देखते हैं, देखो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन जो थी वो तो हो गई, अब है सिर्फ बातें। बातें कहने का मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट एंड ऑल दैट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलो पॉइंट्स टू बी नोटेड ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड इज पावर। तो पावर ऑफ अ मिरर, तो ये क्या होता है? तो पावर ऑफ अ मिरर इज डिफाइंड एज, पी से इसको लिखते हैं माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इन मीटर्स। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर पावर। तो जैसे हम, और इसके जो एसआई यूनिट है वो क्या है? डायोप्टर। तो मुझे लगता है कि फॉर्चुनेटली आप सबके किसी के भी कुछ चश्मा नहीं लगा हुआ इसलिए आपको इसका यूनिट शायद ना पता हो, नहीं तो अगर आप दुकान पे जाते तो
पहले वो पूछता कि भाई क्या है नंबर आपका, तो आपको उसी वक्त डायोप्टर में बताना पड़ता कि माई नंबर इज, चश्मे का नंबर कितना है, वो -1.5 डायोप्टर। तो ये एग्जांपल्स हैं। तो इस तरह से हमें बोलना पड़ता है। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है, जब आप कहते हो कि भी हम पूछते हैं तेरे चश्मा कितना लगा है, तो वो बोलता है यार मेरा चश्मा तो बहुत बड़ा नंबर का है। तो इस तरह से हमारे पास नंबर होते हैं। तो ये इसका मतलब क्या है, -1.5D, तो वो यहाँ पर हमें लिखना पड़ता है, उससे हम इसकी फोकल लेंथ फाइंड करते हैं। खैर जो ये वाली बात है इसमें तो हम लेंस यूज करते हैं फॉर लेंस। तो लेंस हमारा अभी तक टॉपिक में एंटर नहीं हुई है, लेंस की एंट्री होगी आफ्टर सम टाइम, और तब हम इसको ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी। फिलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि दिस इज द नॉर्मल फॉर्मूला। मतलब ये है कि जिसका फोकस ज्यादा है, फोकल लेंथ जिसकी कम है, मतलब उसने बहुत जबरदस्त तरीके से उसको टेढ़ा कर दिया, तो मतलब उसकी पावर ज्यादा है। इनको हमने इन्वर्सली प्रोपोर्शन लेकर पावर नाम की एक चीज डिफाइन कर दी। सो दिस इज पावर। ठीक है। मिरर के केस में ज्यादातर ये यूज नहीं होता, ये लेंस के केस में यूज होता है, तब भी हम करेंगे, वी विल सी एट दैट टाइम। तो दिस इज, ठीक है, पावर। तो इसके बाद हम देखते हैं पॉइंट्स टू बी नोटेड। ओके, द वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज, अब देखो, अब जो मैंने पहले रे डायग्राम आपको बनाकर दिखाई थी वो आपके सामने ही है। आपको पता ही है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है तो मेरे पास जो इमेज बन रही है वो फोकस पे बन रही है, और जब ऑब्जेक्ट हमारा इतनी दूर इनफाइनाइट डिस्टेंस से चल के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ गया, तो इमेज कहां से कहां चलकर पहुंची, फोकस से चली थी और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक पहुंची। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इमेज इज वेरी वेरी लो, बट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज वेरी हाई। तो इतने हाई डिस्टेंस को ट्रेवल करके वो यहाँ पर पहुंचा है, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी ऑफ द इमेज विल बी वेरी वेरी लो, क्योंकि सेम टाइम ट्रेवल होगा। ठीक है। तो हम कहेंगे कि यार वेलोसिटी ऑफ द इमेज इज स्लोअर फर्स्ट, और उसके बाद अब जब दोनों की दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ गई, उसके बाद देखो, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे थी, यहां से उठ के फोकस पे क्या गया, इतना सा डिस्टेंस क्या गया, और आपकी इमेज जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस दूरी पर चली गई। मतलब इमेज अब भागेगी, थोड़ा सा आपकी अगर ऑब्जेक्ट की वेरिएशन हुई तो इमेज पता ही नहीं कितने किलोमीटर आगे चली जाएगी। तो ये है आपके पास। तो अब हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द इमेज इज स्लोअर फर्स्ट, फास्टर लेटर। तो अब ये आपको पता चल चुका है कि मैं कहना क्या चाहता हूं और क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा। ठीक है ना। चलो पॉइंट नंबर 3, तो दिस इज द वेलोसिटी। ठीक है। उसके बाद ठीक है, द फोकल लेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑफ मिरर डिपेंड्स ओनली ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो किसी भी और चीज पे डिपेंड नहीं करता। सो इफ द मिरर इज टेकन इनटू वाटर, ठीक है, स्विमिंग पूल के नीचे लगाया है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है, इफ द मिरर इज टेकन इनटू वाटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है ना, डज नॉट, द फोकल लेंथ डज नॉट चेंज। या आप यूं लिखो इसको, दैट इज बेटर। It does not depend on refractive index of medium surrounding the mirror। ठीक है, पानी में हो हवा में हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और
और द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। ब्लू लाइट है, ग्रीन लाइट है, रेड लाइट है, हमें फर्क नहीं पड़ता, मिरर है। तो फोकल लेंथ जो है इस केस में इट विल डिपेंड ऑन नथिंग बट द रेडियस ऑफ द कर्वेचर एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। दैट्स इट। पॉइंट नंबर 4, ठीक है जी। अब इसके बाद आता है हमारे पास एक न्यूटन फॉर्मूला। नो व्हाट इज दिस न्यूटन फॉर्मूला? तो न्यूटन फॉर्मूला मेरे पास एक फॉर्मूला है x1 x2 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। तो ये न्यूटन ने दिया था, न्यूटन ने हर जगह पर कुछ ना कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। तो न्यूटन ने ये फॉर्मूला दिया कि मिरर्स में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, और इसमें x1 और x2 क्या है? x1 इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकस, ठीक है। x2 इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द फोकस। मतलब जो आपके पास अब देखो, हमने u1, हम u और v लेते हैं, तो u और v से हमारा मिरर फार्मूला बना। तो u क्या है? द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, और v क्या है? डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल। लेकिन न्यूटन ने फ्रॉम द फोकस उसको लिया और उन्होंने फॉर्मूला बनाया x1 x2 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, जो कि एक्चुअली में हमारे वाले फॉर्मूले के बिल्कुल करेक्ट है। तो आप इसमें ये लिख सकते हो कि अगर मैं v की जगह पर f प्लस x1 लिख दूं, सॉरी x2 लिख दूं, और u की जगह पर f प्लस x1 लिख दूं तो मेरे पास वही वाला फॉर्मूला बन जाएगा जो फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है। चलो इसको आप ट्राई करके देखना, मैं इसमें ड्राइव नहीं कर रहा हूं। अगर मैं इसकी वैल्यू में अगर मैं पुट करूंगा तो आई विल बी एबल टू रीच द कंक्लूजन दिस, ठीक है ना। इस ये वाली वैल्यूज को जब आप इसमें पुट करोगे तो आपके पास न्यूटोनियन फॉर्मूला फिर से बन जाएगा। चलो, आई एम नॉट डूइंग इट नाउ। पॉइंट नंबर 5 टू बी नोटेड। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ ग्राफ होते हैं बेटा, ये भी करने बड़े जरूरी हैं, नहीं तो हम सारा कुछ कंफ्यूज कर देंगे। नाउ व्हाट आर द ग्राफ्स? मिरर फार्मूला के बेस पर ही हमारे ग्राफ बनते हैं। ठीक है, तो मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बेटा ध्यान से रख के बात सुननी है। मैंने अब y एक्सिस के ऊपर रखा 1/v, v नहीं रखा, 1/v। और मैंने यहाँ पर रखा 1/u, मैंने u नहीं रखा, यहाँ पे क्या रखा है? 1/u, रेसिप्रोकल ऑफ 1/u। तो इसको मैं यहाँ पर जब एडिट करूंगा तो यहाँ पर लिखूंगा y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/f को मैं कोई भी कांस्टेंट वैल्यू लिख लेता हूँ, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाती है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। सो यू कैन वेरी वेल कंपेयर इट टू y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जैसे कि मैथमेटिक्स में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जानते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी इज अ स्ट्रेट लाइन विद द स्लोप m एंड द इंटरसेप्ट इज c। तो यहाँ पर भी मेरे पास बिल्कुल वैसा ही बनेगा। तो देयर विल बी अ लाइन, अ स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप। तो सिंपल बात है, नेगेटिव स्लोप की एक लाइन यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ लाइक दिस, ठीक है। और ये जो पॉइंट है मेरे पास, जो पॉइंट आया, दैट पॉइंट विल बी इक्वल टू सी, दैट इज 1/f। और ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट भी सी के ही बराबर होगा, 1/f की जितनी वैल्यू आएगी उसके बराबर रहेगा। तो ये मेरे पास ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ किसका किसका है? 1/v वर्सेस 1/u। ये v और u का नहीं है। अब मैं आपके सामने बनाऊंगा v और u का ग्राफ। यहां पर अब मैंने लिया v और यहां पर लिया u। अब मेरे ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से इमेज का डिस्टेंस कैसे वेरी होता है उसको मैं देखूंगा, ठीक है ना। सो दिस विल बी, यहां पर कोई फोकस का डिस्टेंस हमें मानना पड़ेगा। लेट्स सी दिस इज फोकस, ठीक है। एंड देयर इज अनदर थिंग, ये इनको ना दो पर,
So this is focus. ये फोकस का डिस्टेंस है, ठीक है ना, दोनों में यू और वी है तो इमेज का डिस्टेंस ही ना, इमेज कैन बी एट फोकस ऑल्सो, तो ये फोकस वाला डिस्टेंस है। अब आप देख के देखो कि मेरे पास मैंने हमने क्या बनाया था सबसे पहले, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस के ऊपर रहेगी, तो ऑब्जेक्ट इमेज पे इन्फिनिटी पे है, तो ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट यू, तो इसको अगर मैं इन्फिनिटी पे लेकर जाऊंगा तो वी जो है वो फोकस के ऊपर आनी चाहिए। सो दिस ग्राफ विल बी समवट लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है ना, और ये यहाँ से स्ट्रेट लाइन आएगा, ये यहाँ से स्ट्रेट लाइन आएगा, तो ये यहाँ पर एक हाइपरबोला मेरे पास बन रहा है, ठीक है, बट दिस हाइपरबोला इज नॉट एट द ओरिजिन बट इट इज लाइक दिस एट दिस पॉइंट, ये इस तरह से हमारे पास हाइपरबोला बनेगा। तो ये बन गया आपके पास v एंड u, इज इट ओके, v एंड u। हाँ जी बेटा जी ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ आधा टेढ़ा सा बनेगा, लेकिन अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, ये हमें ऐसे ही मानना पड़ेगा। लाइक दिस, चलो, तो इससे ज़्यादा अच्छा नहीं बनेगा ग्राफ। ठीक है, सो दीज आर दी ग्राफ्स फॉर वी एंड यू। तो ये है हमारे पास आज का लास्ट पार्ट बेटा। तो विद दिस वी हैव एक्चुअली कंप्लीटेड आवर रिफ्लेक्शन एट दी कर्व्ड मिरर्स, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन एट कर्व्ड मिरर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब रह गई इसकी प्रैक्टिस, तो डीपीपीज आपको दे दी हैं मैंने, और वो डीपीपीज आपने सॉल्व कर लेनी है, और कल हम लेने वाले हैं इसके डाउट। बेटा अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो बोल सकते हो।